आज हम बात करेंगे धातु कर्म में जो एक और चरण था धातु का शोधन। जैसा कि हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था कि धातु कर्म के दौरान बहुत सारे चरण होते हैं। उसमें अयस्क को पीसना, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन, ये उसमें प्रमुख चरण हैं। तो धातु के निष्कर्षण तक हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे, जिसमें हमने भर्जन, निस्तापन और प्रगलन की बात करी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि प्रगलन या धातु के निष्कर्षण के पश्चात जो धातु प्राप्त होती है उसमें जो अभी आंशिक रूप से अशुद्धि मिली होती है, उन अशुद्धि को दूर करने के लिए हम जो चरण या जो प्रक्रम अपनाते हैं उसको हम धातु का शोधन कहते हैं। तो धातु के शोधन के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे विद्युत अपघटनी विधि, आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपरण विधि। ये सारी विधियां धातु के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। लेकिन हम इसमें जो बात करेंगे प्रमुख रूप से, उसमें हम चर्चा करेंगे विद्युत अपघटनी विधि। और विद्युत अपघटनी की विधि द्वारा कैसे धातु का शोधन किया जाता है, उसी पर हम आज का सेशन करेंगे। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, धातु का शोधन या शुद्धिकरण। और इसके बहुत सारे विधियां हैं, जैसे पहला वैद्युत अपघटनी विधि, अपघटनी विधि, आसवन विधि, आसवन विधि, द्रवण विधि, द्रवण विधि, खरपरण, खरपरण विधि। ये बहुत सारी विधियां हैं, अनेक विधियां हैं जिसके द्वारा हम धातु का शोधन करते हैं। सबसे हम पहले जो बात करें, मुख्य रूप से हमको इस पर फोकस करना है, लेकिन उसके पहले जो अन्य विधि है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो आसवन विधि में वाष्पशील धातुओं को आसवन विधि द्वारा शोधन किया जाता है। वाष्पशील धातुओं का शोधन आसवन विधि द्वारा किया जाता है, जैसे मरकरी, जिंक, जो वाष्पशील होते हैं उनका शोधन आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा जो विधि है वह द्रवण विधि है। इस विधि के द्वारा हम धातु को पिघलाते हैं उसके गलनांक के नीचे, और उसके बाद से उसको एक ढालू तल पर बहने दिया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ धीमी गति से बहने के कारण पीछे रह जाती हैं और शुद्ध धातु तेजी से बह करके पृथक हो जाता है। जैसे टीन का जब हम शोधन करते हैं तो इस विधि से हम शोधन करते हैं। धातु को पिघलाते हैं और उसको किसी ढालू तल पर उसको हम बहाते हैं, और बहाने की वजह से जो अशुद्धि है वह धीरे धीरे बहती है और जो शुद्ध धातु है वह तेजी से बह करके पृथक हो जाती है। तीसरा जो चौथा जो विधि है वह खरपरण की विधि है, और इस विधि से हम अशुद्ध धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और इसके कारण धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ आक्ष्कृत होकर वाष्प के रूप में पृथक होती हैं और शुद्ध धातु बची रह जाती है। खरपरण विधि के द्वारा हम सिल्वर में उपस्थित लेड को पृथक करते हैं। सिल्वर से लेड पीवी का पृथक्करण
हम इस विधि द्वारा करते हैं। तो ये 3 विधियाँ थीं। ये जो पहली जो विधि है उस पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे, वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्या होता है और कैसे होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वैद्युत अपघटन का मतलब है, एक वैद्युत अपघटनी सेल होता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए। वैद्युत अपघटनी सेल, और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड किसी वैद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं, वैद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, कैथोड, और दूसरे को एनोड कहते हैं। एनोड पर और कैथोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। अब इसमें हम बाहर से इसको विद्युत प्रवाहित करते हैं और इसके वजह से ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, अर्थात जो शुद्ध धातु है, किसी धातु को जब हम शुद्ध करते हैं तो उसके एक ही इलेक्ट्रोड को, यानी उसका एनोड जो होता है वह शुद्ध धातु का बनाते हैं। एनोड होगा वह शुद्ध धातु का बनाते हैं और कैथोड अशुद्ध धातु का, एनोड अशुद्ध धातु का और कैथोड शुद्ध धातु का। अब एनोड से ऑक्सीकरण की क्रिया के पश्चात इससे जो धातु के आयन हैं वह इसमें आयन के रूप में विलयन में आते हैं, और विलयन से यह यहाँ पर जा कर के अपचयित होकर के इस पर निक्षेपित होते हैं, इस पर जमा हो जाते हैं। तो इससे धीरे धीरे इस एनोड से जो हमने अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जिसमें अशुद्धि है, उससे सारे धातु के आयन पृथक होकर के कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और यहाँ पर शुद्ध धातु के अलावा जो अशुद्धि है वह बचता है, या वह धीरे धीरे वह यहाँ पर वो गलित अवस्था में यहाँ पर आ जाता है। इसको हम एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख। तो इस तरीके से हम धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा करते हैं। अब हम बात करेंगे जो एक और टॉपिक आपके इस सेशन में है, उसको धातु का संक्षारण के रूप में या नाम से जाना जाता है। तो संक्षारण क्या है, संक्षारण की क्रिया क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। संक्षारण का मतलब है धातु का धीरे धीरे क्षय होना, क्षय या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण की क्रिया कैसे होती है, क्यों होती है, और उससे बचाव के लिए हम क्या विधि अपनाते हैं, इसके विषय में जानना है। तो संक्षारण, जैसा कि हमने लिखा, धातु का धीरे धीरे क्षय होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे के वस्तुओं पर धीरे धीरे जंग लग जाता है और वह जंग उस लोहे के वस्तु को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से जब हम तांबे का कोई बर्तन काफ़ी दिन तक बिना प्रयोग किए रखते हैं तो उस पर भी एक नीले रंग का उस पर परत जमा होने लगता है और वह धीरे धीरे वह भी नष्ट होने लगता है। तो यह क्रिया संक्षारण कहलाता है। अब इसमें होता क्या है और क्यों होता है? संक्षारण में धातु वायुमंडल के संपर्क में रहता है और उसके नमी को अवशोषित करके
वह वैद्युत वैद्युत अपघट्ट या वैद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करता है। और जैसा कि अभी हमने धातु के शोधन में वैद्युत अपघटनी विधि की बात करी थी, तो उसमें एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं। उसी तरीके से यह धातु जब खुले में वायु के संपर्क में आता है तो वहाँ भी एनोड और कैथोड का निर्माण होता है। और एनोड पर जैसा जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया होती है और उससे धातु के आयन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बाहर निकलने लगते हैं और इस तरीके से धातु वह क्षय होने लगता है। तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए हम बहुत सारे तकनीकों का प्रयोग करते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ संक्षारण से बचाव या संक्षारण का रोकथाम कैसे होता है। तो एक तो यसद लेपन कहलाता है और इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसमें लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लेपन किया जाता है, वैद्युत लेपन किया जाता है, चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को यसद लेपन कहते हैं। इससे जो धातु लोहे का जो वस्तु है वह जिंक, चूँकि वायुमंडल में उपस्थित नमी को उसके संपर्क में नहीं आने देता है और इस प्रकार यसद लेपन से संक्षारण का बचाव होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग या वैद्युत लेपन, जो यसद लेपन उसी का एक प्रक्रिया है, उससे भी हम इस तरीके से हम संक्षारण को बचाते हैं। यानी उस पर किसी दूसरे अक्रिय धातु की परत चढ़ाना, किसी धातु पर किसी उससे कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को वैद्युत लेपन कहते हैं। तो वैद्युत लेपन आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे के जो छड़ होते हैं वह, क्योंकि लोहे को अगर ओरिजिनल रूप में मूल रूप में देखें तो वह एक चमकता हुआ चमकीला एक धातु है। धातु का एक लक्षण होता है कि धातुएं चमकीले होते हैं। तो जो हम देखते हैं छड़, वह उसको अगर काटा जाता है तो वह बीच में चमकीला दिखता है, लेकिन ऊपर वह काले रंग का दिखता है। तो ऊपर उसके टीन जैसे धातुओं का वैद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों, नमी और लवण के संपर्क में न आए और इस प्रकार उसका संक्षारण न होने पाए। तो वैद्युत लेपन भी संक्षारण को रोकने का एक प्रक्रम है। इसी प्रकार हम लोग घर में प्रायः तेल या ग्रीस लगाकर या उस पर पेंट लगाकर हम वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाते हैं। ये संक्षारण को रोकने के प्रमुख उपाय हैं, जिसके द्वारा हम धातुओं को नष्ट होने से बचाते हैं। अब हम बात करेंगे, एक और टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है, उस पर एक प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के निश्चित अनुपात में, लिख रहा हूँ, दो या दो से अधिक धातुओं को
धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर समांगी विलयन बनाने से मिश्र धातु बनता है। मिश्र धातु बनता है। तो मिश्र धातु का मतलब है कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि जिसके सभी अवयव के गुण धर्म समान हो उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विसमांगी मिश्रण का मतलब है जिनके सभी अवयवों के गुण एक जैसे नहीं हो। तो मिश्र धातु जब बनाते हैं तो मिश्र धातुओं के जो गुण होते हैं वह उनके मूल धातुओं के गुणों से भिन्न हो जाते हैं। मिश्र धातुओं के गुण उनके मूल धातुओं के गुण से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे मिश्र धातु की सक्रियता उसके अवयवी धातु से कम हो जाती है। मिश्र धातु की सक्रियता यानी मिश्र धातु की जो क्रियाशीलता होती है उसके अवयवी जिससे वो बना है उससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। मिश्र धातु का गलनांक मिश्र धातु का गलनांक उसके अवयवी धातु से कम होता है। उसका गलनांक भी उसके जो मौलिक जो धातु हैं उससे कम हो जाता है, उसकी तुलना में कम होता है। मिश्र धातु का विशिष्ट रंग उसका जो अवयवी धातु है उसके विशिष्ट रंग से भिन्न होता है। और इस मिश्र धातु में तन्यता अधिक होता है, आघातवर्धनीयता उसके अवयवी धातु से कम होता है। तो इसी प्रकार मिश्र धातु अपेक्षाकृत ज़्यादा कठोर होती है। तो इस तरीके से मिश्र धातु के जो गुण होते हैं उनका गुण उनके अवयवी धातु के गुण से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, जिससे यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत सारे मिश्र धातुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल का जो अवयव है वह कॉपर और जिंक है। तो इसका मैं अवयव लिख रहा हूँ कॉपर और जिंक, ये पीतल का अवयव है। इसी तरीके से एक और बहुत महत्वपूर्ण धातु है, उसको मिश्र धातु है कांसा बोलते हैं, कांसा। और कांसा का जो अवयवी धातु है जिससे वह बना है वह कॉपर और टिन के द्वारा इनका अनुपात अलग अलग होता है। इसकी प्रतिशतता इसमें अलग अलग भिन्न होती है। इसी तरीके से गन मेटल या बेल मेटल और मुद्रा धातु ये सब मिश्र धातु। या एक और आप जानते हैं जिसको हम कृत्रिम आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं, रोल्ड गोल्ड। और रोल्ड गोल्ड में जो अवयव है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम है। कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% मिलाते हैं तो रोल्ड गोल्ड बनता है। इसी तरीके से मुद्रा धातु जिससे मुद्राएं बनती हैं, मुद्रा धातु यह भी मिश्र धातु है। और मुद्रा धातु का जो अवयव है वह है कॉपर और टिन। तो कॉपर ये 94% या 95% और टिन जो होता है वह 5% वो मिलाते हैं तो इस तरीके से मुद्रा धातु बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद करेंगे। एक और बहुत सारे हैं, जर्मन सिल्वर है,
गन मेटल है, आप इसको याद रखिएगा। परीक्षा में इसको से प्रश्न बनता है कि किस मिश्र धातु में कौन सा धातु कितनी मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस टॉपिक के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और हम बात करेंगे अगले सेशन में इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम फोकस करेंगे, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद APIC क्लासेस को।